नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। आज हम बात करने वाले हैं भारत के करोड़ों लोगों को छूती हुई एक रिपोर्ट। ऑक्सफोम इंडिया और नाइट फ्रैंक दोनों यूके की एजेंसियां हैं और वो रिपोर्ट देती हैं कि भारत के संपत्ति, कुल संपत्ति के ऊपर आज की तारीख में कितनी विषमता है। 1% लोगों का 40% वेल्थ के ऊपर कब्जा है और 50% लोगों का हिस्से में, जो उनके हिस्से में आती है, वो है सिर्फ 3% वेल्थ। जबकि ये 50% लोग सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और ये 1% लोग कम टैक्स चुकाते हैं कंपैरेटिवली। तो ये मुद्दा एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो हर भारतीय को टच करता है, छूता है। और जहां हम समाजवाद की बातें करते हैं, आर्थिक समानताएं की बातें करते हैं, गरीब तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की बातें करते हैं, और उस देश के अंदर अगर इतनी बड़ी विषमता है तो यह मुद्दा तो बनता है। और ऐसे ही मुद्दे को ऑक्सफोम या फिर इंडिया फाइटिंग एक रिपोर्ट बनाकर, वेल्थ रिपोर्ट, जिसके अंदर नेटफ्लिक्स नाम की यूके की कंपनियां रिपोर्ट देती हैं, तब भारत के लोगों को पता चलता है। और जब पता चलता है तो यहाँ के राजनीति में उबाल आ जाता है, यहाँ के लोगों के मानसिकता के अंदर उबाल आ जाता है कि यह हो क्या रहा है। और वह रिपोर्ट यह भी कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2023 के अंदर इसकी संभावना ज़्यादा है कि यह जो अमीरों की संख्या है उसके अंदर 10% की और वृद्धि हो जाए। अच्छा, यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि वैश्विक अगर प्रदर्शन देखो तो विश्व की तुलना में जो दूसरे देशों की प्रगति हुई है उसकी तुलना में भारत की प्रगति कहीं संतोषकारक और बेहतर है। इसी की रिपोर्ट का हम हवाला अगर पिछली तारीखों में जाकर करते हैं, और यह रिपोर्ट, यह एजेंसी उसी विषमता की बात 2021 में भी कर रही थी। वहां भी उसने कहा था कि 5% लोगों के पास देश की 62% संपत्ति पर कब्जा है। 62% संपत्ति उनके पास है। और वहीं देश की निचली आबादी 50% के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। उस रिपोर्ट में 2021 के अंदर यह भी बताया गया था कि 100 अमीर लोग, भारत के 100 अमीर लोगों के पास संपत्ति की जो रुपए में अगर आंकी जाए तो है 660 अरब डॉलर। 660 अरब डॉलर यानी करीबन 54,12,000 करोड़ रुपए। यह सिर्फ 100 लोगों के हिस्से में चली जाती है। और एक सॉल्यूशन भी यह रिपोर्ट बताती है कि अगर इन लोगों पर 2% भी अगर टैक्स लगा दिया जाए, 2%, तो भारत के बजट का 18 महीने तक खर्चा जो है चल सकता है। भारत के बजट का 18 महीने तक चलने वाला खर्चा इस 2% टैक्स से निकल सकता है। और कुपोषण, जो भारत के अंदर एक विषम, बहुत ही चुभने वाला शब्द है कुपोषण। और कुपोषण जो हम देखते हैं अपनी गरीब जनता, गांव के देहातों की जनता जो कुपोषण का शिकार हो रही है, उनका 3 साल तक का खर्चा भी चलाया जा सकता है। यह भी यह रिपोर्ट बताती है। यह रिपोर्ट भारत की आर्थिक विषमता के ऊपर प्रकाश डालती है। इसके अनुसार भारत के 23 करोड़ लोग, यानी भारत की आबादी के करीबन 16%, 16 से 17% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। और 4.2% ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास न रहने को घर है और न 2 वक्त का खाना। यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं हमें आईना दिखाती है। ऐसे ही एक रिपोर्ट और आई थी जो बताती है कि भारत का कुल जीएसटी जो कलेक्ट किया जाता है भारत सरकार के द्वारा 14.83 लाख करोड़, 14.83 लाख करोड़ रुपया, उसका 64% 50% आबादी देती है। और जो बाकी के 1% लोग हैं, जो अमीर लोग, वो देते हैं सिर्फ 3%। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह रिपोर्ट्स
यह रिपोर्ट्स करती क्या है? यह रिपोर्ट्स हमें आईना तो दिखाती हैं, हमको आईना लेकिन एक ही देखने को मिलता है, हम एक ही चित्र उसके अंदर देख पाते हैं, और वह वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं। वह हमें बताते हैं कि भारत की 40% संपत्ति 1% लोगों के पास है, बाकी के पास 3%। अब करती क्या है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? देखिए, जब मैं संपत्ति की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर इक्विटी भी आ गई है, कॉमर्शियल संपत्ति भी आ गई है, सोना चांदी भी है, इंटेजिबल नॉन फिजिकल संपत्ति, सभी प्रकार की संपत्तियों की बात हो रही है। और यह रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, टीवी डिबेट्स में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, राजनेताओं को चिल्लाते हुए देखते हैं, तो हम इसके पक्ष में कहीं ना कहीं खींचे चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें इफ़ेक्ट कर रही होती है, हमें टच कर रही होती है। और यह सुनकर बहुत बुरा लगता है कि देश की एक बड़ी आबादी के पास संपत्ति कम है और कुछ प्रतिशत लोगों के पास ज़्यादा है। अरबपतियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 102 थी, जो आज बढ़कर हो गई है 166। हमें यह भी एक दर्द होता है। एक्चुअल है क्या? आज जो मैं मुद्दा यहां उठाना चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, वो यह नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो सभी लोग बात कर रहे हैं, सभी लोग हमें यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स जो आती हैं यूके की एजेंसियों के द्वारा, दोनों एजेंसियां, याद रखिएगा, भारतीय एजेंसी नहीं है, विदेशी एजेंसियां हैं जो ये रिपोर्ट दे रही हैं। और हम उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद भावनाओं में बह जाते हैं। हम चित्र का एक पहलू देखते हैं, दूसरे पहलू की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जी हाँ, यहां पर आपको मेरी बातें अभी तक की गई बातों से कुछ विभिन्न लगेगी, कुछ अलग लगती हैं। देखिए, ऐसी ही बातें हम हर बार करंट अफेयर्स के ऊपर कहीं ना कहीं मुद्दा जिस पे लगता है कि टिप्पणी करना जरूरी है, टिप्पणी करेंगे और करते रहेंगे, आईना दिखाएंगे अपनी नज़र से। और आप अगर हमारी बात से सहमत हैं या असहमत हैं तो हमें टिप्पणी करके जरूर बताएं, कमेंट करें, हमारी वीडियो पे जाएं, हमें कमेंट करें, कमेंट करके आपकी जो बातें हैं बताइए, आपके जो विचार हैं वो कहिए। जरूर कहीं ना कहीं हम प्रयत्न करेंगे कि आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाए, और जहां तक हो सकेगा मैं पर्सनली दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अच्छा लगा तो लाइक तो बनता ही है। ये रिपोर्ट्स जानबूझकर ऐसी बनाई जाती हैं जैसे अमीरों ने आपका पैसा लूटा है। जो लोग अमीर हुए हैं, जो आगे बढ़े हैं, जिन्होंने प्रगति की है, उन सब ने आपका पुश्तैनी संपत्ति लूट ली है। यह चित्र आपको दिखाया जाता है और हम यह चित्र देखते भी हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। चित्र का दूसरा पहलू जो आज मैंने जिम्मेदारी उठाई है कि मैं आपको दिखाऊंगा, क्या ये अमीर बने हैं तो आपकी कोई संपत्ति लूट के बने हैं? इस तरह की रिपोर्ट्स और ऐसे राजनेता आपको उकसाते हैं अमीरों के खिलाफ, जबकि होना यह चाहिए कि आपका जो जोश है, आपका जो गुस्सा है, वह उनके खिलाफ नहीं होकर प्रेरणा के रूप में आना चाहिए। प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा, आपकी कहानी को बेहतर कहानी बनाने की प्रेरणा। एक हमें भरमाने के लिए एक चीज और भी बताई जाती है, टैक्स की बात की जाती है। जैसे मैंने जीएसटी की अभी बात की, इनकम टैक्स बताते हैं कि अमीर कम इनकम टैक्स देते हैं, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, गरीबों पे कम टैक्स लगाना चाहिए। भाई, अगर हम नज़र करेंगे तो यही स्लैब है, इसी तरह बना हुआ है। इनकम टैक्स के स्लैब अगर आप देखेंगे तो जिसके पास कम आया है वो कम टैक्स चुकाता है। आप इनकम टैक्स के स्लैब को देखेंगे तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती चलती आती है, कुछ लेवल के बाद में इनकम के परसेंटेज 5% से शुरुआत होती है, 5%, 10%, 15%। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आप थोड़ी इनकम ज़्यादा हो जाती है आपकी तो 15% के दर में आ जाएंगे आप। थोड़ी और बढ़ जाती है तो आप आते हैं 20% के स्लैब में, और 15 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम हो जाती है तो आप 30% के स्लैब में आ जाते हैं। मतलब आपकी आय का 30% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना होगा। तो अमीर जो 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तभी तो अमीर हैं, और वो 31% देते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स अगर पे करते हैं तो वे लोग पे करते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को इस तरह भड़काया गया, इस तरह बताया गया
एक गुलामी के दौर के वक्त से हमारी मानसिकता को इस तरह बना दिया गया है, हमारे अंदर भेदभाव की एक भावना को हमारे बीच, हमारे दिमाग के अंदर, सोशल दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल दी गई है। पहले हमें ऊंच नीच जातियों के अंदर भड़काया गया था, अब अमीर गरीब के अंदर भड़काया जा रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां हमेशा इस बात का फायदा उठाती हैं और इस रिपोर्ट्स का आधार लेकर विरोध करती हैं, जो समृद्ध हो रहे हैं, जो सुखी हो रहे हैं, जो, अब देखिए, अब यहाँ पर आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं एक किसी अमीरों का पक्षधर हूँ, सिर्फ उन्हीं की बातें करना चाह रहा हूँ, या मैं एक फालतू बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं उनका पक्षधर क्यों हूँ, मैं उस पर भी अपनी बात करूँगा। हाँ, आप अपनी बात को मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कह सकते हैं। देश के उद्योगपतियों के खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है विदेशी एजेंसियों के द्वारा, और कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति भी इसका कारण बनती है। वे भी हो सकता है कि ये प्रोजेक्टेड हो, ये रिपोर्ट्स जो आती हैं प्रायोजित हों, देश का ही कोई राजनीतिक पक्ष हो जो इन रिपोर्ट्स को जनरेट करवाता हो अपने राजनीतिक फायदे के लिए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप जिन उद्योगपतियों के खिलाफ, जिन अरबपतियों के खिलाफ, जिन समृद्ध लोगों के खिलाफ हम अपनी मानसिकता को डेवलप करते हैं, तो हम इस बात पे नज़र क्यों नहीं करते हैं, या ये बात हम सोचते क्यों नहीं हैं कि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें हमारा दुरुपयोग कर रही हैं। हमारी साइकोलॉजिकल जो स्टडी बनी हुई है, या हमारी साइकोलॉजिकल जो फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, उस फ्रीक्वेंसी का फ़ायदा उठाते हुए वे हमें गलत रिपोर्ट्स दे रहे हैं। उनके अनुसार कोई भारतीय या कोई भारतीय व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है, विश्व के अमीरों के अंदर कोई भारतीय व्यक्ति कैसे आ सकता है। मेरी इस बात का समर्थन करने के लिए मैं आपको एक क्लिप जो है श्री रविशंकर जी, जिन्होंने अभी राज्यसभा में अपना एक बयान दिया, उस बयान के अंदर उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। भारत के उद्यमी क्यों नहीं आगे बढ़ने चाहिए? सवाल यह है, ईमानदारी से बढ़ाए जा रहे हैं या डील या व्हील के साथ बढ़ाए जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करके बढ़ाती है सर, और हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में आजकल कमीशन बंद हो गया है। इसलिए उनको परेशानी है, इसलिए परेशानी है उनको। मैं उनका समर्थन करता हूं, उनका जो प्रश्न है बिल्कुल वाजिब है। क्या प्रगति करना सिर्फ विदेशियों का हक है? विदेशी ही आगे बढ़ सकता है? विदेशी ही कोई आविष्कार कर सकता है? मैं यहां सावधान करना चाहता हूं, इन रिपोर्टों का मकसद कहीं ना कहीं ये होता है, हमें उस नज़र से भी देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। आप जब इस नज़र से सोचेंगे, आप इस नज़र से इस तरफ ध्यान देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्या यह मुमकिन है कि देश का 140 करोड़ का देश सब के सब अमीर हो जाए? क्या इतिहास उठा के देख लीजिए, वैदिक काल से आज तक के काल में कभी ऐसा हुआ है? जो राजनेता या राजनीतिक पार्टियां इतना हल्ला मचाती हैं, क्या ये इस बात को जस्टिफाई कर सकती हैं कि 140 करोड़ के देश में लोकसभा में सिर्फ 543 मेंबर ही क्यों हैं? क्या 543 मेंबर 140 करोड़ के मालिक बन सकते हैं? 140 करोड़ लोगों के बिहाफ में डिसीजन ले सकते हैं? हाँ, सिस्टम कहता है ले सकते हैं, और यही तरीका है। इसी तरह बात आती है अमीरों की और गरीबों की। बात मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब गरीब रहना चाहिए, गरीब बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसको हर सुविधा मिलनी चाहिए जो एक मानवीय को मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। लेकिन यह कहना कि अमीर को लूट कर या अमीर से लेकर गरीबों में बांट दो, यह सही नहीं है। सोच कर देखिए, जो व्यक्ति अमीर हुआ है, क्या उसका पेट दोगुना चार गुना हो जाता है? वह भी उतना ही खाता है जितना एक सामान्य आदमी खाता है। हो सकता है कि कपड़े पहनने, गहनों में वो थोड़ा ज़्यादा रखता हो, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनता हो, महंगे कपड़े पहनता हो, गहने पहनता हो, लग्जरी लाइफ जीता हो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उसने जो महंगा कपड़ा पहना, उसने महंगे जो गहने पहने, उसने जो महंगी गाड़ियाँ इस्तेमाल की, सब बनाई किसने? बनाई लोगों ने। कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लोगों को
उसके इस्तेमाल की गई वस्तुओं की वजह से रोजगार मिला है। एक आरोप लगता है कि बैंक से पैसा उठा के गबन कर लेते हैं। सोचने वाली बात है कि हम अपनी बचत को रखते कहाँ हैं? हम अपनी बचत को रखते हैं बैंक में, और हमारा उद्देश्य होता है कि बैंक हमें इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी। हमारी एक आशा होती है। बैंक ब्याज देगी कहाँ से? बैंक ब्याज लाएगी उन अमीरों को दिए हुए पैसे की, या उन अमीरों को दिए हुए लोन से। लोन लेगा कौन? लोन लेगा साहसिक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ प्रोडक्शन करना चाहता है, जो 4 लोगों को रोजगार देना चाहता है, जो देश की आर्थिक प्रगति के अंदर अपना योगदान देना चाहता है। वह लोन लेता है और उस पर ब्याज चुकाता है। वही ब्याज सामान्य पब्लिक को मिलता है, आम लोगों तक पहुंचता है। तो अमीर व्यक्ति पैसा लेकर भागता नहीं है। हाँ, कुछ किस्से हुए हैं, इस बारे में भी मैं एक रविशंकर जी का ही एक बयान, और कि कोई व्यक्ति देश का कैसे आगे बढ़ा उस पर नजर रखनी जरूरी है। नजर तो रखी जाए, डील से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, करप्शन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए नीति से। और नीति से ज्यादातर लोग, हम किसी एकाध या 2-4 लोगों के कारण हम हर किसी को बदनाम नहीं कर सकते, हर किसी पे हम उंगली नहीं उठा सकते। हो सकते हैं कुछ कांड बने हो, कुछ लोगों ने ऐसा किया हो जो विदेश चले गए, भारत की संपत्ति को लेकर विदेश चले गए, लेकिन उन चंद लोगों की वजह से हम सब पर उंगली उठाएं। और देखिए, विदेशी ताकतें चाहती भी यही है, कुछ लोग चाहते भी यही है कि हम उंगली उठाते रहें ताकि हमारे लोग आगे ना बढ़े। रियल एस्टेट, कहा जाता है कि अमीर जो बना है उसके पास रियल एस्टेट संपत्ति बहुत है, लेकिन सोचने की बात है, वह संपत्ति के अंदर क्या वह कृष्ण है कि हर जगह रहता है? जितनी भी संपत्ति उसने खरीदी हो, 2 मकान, 4 मकान, 10 मकान, फैक्ट्रियां, जो भी है, इन सबको मैनेज करता कौन है? सामान्य लोग, मध्यम वर्ग। कहीं ना कहीं उसके इस्तेमाल की चीजों से लोगों को रोजगार मिल रहा है। कार, महंगी कारें वो इस्तेमाल करता है तो कार कंपनी के लोगों को रोजगार मिल रहा है। बैंक के पैसे को इस्तेमाल कर रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या सरकार की अकेली क्षमता है कि वह 140 करोड़ की जनसंख्या को रोजगार दे दे? क्या देश की प्रगति में एक सामान्य व्यक्ति अपना इस तरह कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता? जरूर दे सकता है, और देना भी चाहिए, और देते भी हैं। लेकिन ये विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं हमें बहकाती हैं, भरमाती हैं, और वह चाहते भी यही हैं कि हम आपस में लड़ते रहें, हम अपनी उंगलियां उठाते रहें। हम इस बात पे भरोसा तो करें कि विदेशी बढ़ सकता है, हम इस बात पे भरोसा ना करें कि कोई अपना देसी आदमी भी बढ़ सकता है। आपको अगर मेरी बात पर कुछ कमेंट करनी है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर मैं आपको देखने का एक नया अलग तरीका, एक नजरिया दूंगा जो आज देश को जरूरत भी है। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर कुछ करीबन 41.5 करोड़ लोग, 41.5 करोड़ लोग पिछले 15 सालों में गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं। तो यह गरीबी रेखा से बाहर निकले कैसे? क्या सिर्फ सरकार निकाल पाई? क्या नरेगा से? नहीं, यह निकले हैं अमीरों की मदद से, उद्योगपति, साहसिक लोगों की मदद से, जो लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, लोग जो इस देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं, वैसे लोगों की वजह से यह 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और मध्यम वर्ग में आए हैं। अब प्रेरणा मिलनी चाहिए। यह रिपोर्ट्स जब भी आए तो हमें इनसे बहकना नहीं है, हमें इनसे प्रेरणा लेनी है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। गर्व करना है कि हमारे देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा लेकर हमें भी अपने आगे बढ़ने की योजना बनानी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा। तब तक खुश रहो, तरक्की करो। याद रहे, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो।